नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल पीईटी 2021 के लिए हम जो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का हम जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसका जो पार्ट 6 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तथा पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले हैं संसदीय प्रणाली को, यानी कि हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो संसद है, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा कि हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इसके कितने भाग होते हैं। हमारी संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि हमारी जो संसद होती है वो प्रेसिडेंट से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इसे आपको याद रखना है, हमारी जो संसद है यह प्रेसिडेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 3 प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद बनती है। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, 1954 में राज्य परिषद एवं जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्य परिषद को राज्यसभा और जनता के सदन को लोकसभा कहा जाने लगा। तो इसे आप याद रखिएगा, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं तथा लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठते हैं, परंतु हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं संसद के अभिन्न अंग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो संसद होती है प्रेसिडेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अब एक एक करके दोनों सदनों के बारे में, जो संसद के दोनों सदन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो राज्यसभा में जो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा का गठन जो 1952 में किया गया था, इससे आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा का जो गठन 1952 में किया गया था। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 250 निर्धारित की गई है। इसमें 238 सदस्य राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वह 250 होती है, जिनमें से 238 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों से होते हैं तथा बाकी के जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या कुल 245 है, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे, और राज्यसभा की संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे। तो संविधान की जो 4थी अनुसूची है, संविधान का जो 4th शेड्यूल, इसमें राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया। इसे भी आप याद रखिएगा, जो 4th शेड्यूल है, जो संविधान की जो 4थी अनुसूची, उसमें राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन किया गया है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ आप याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं तथा बाकी जो 12 सदस्य होते हैं ये इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम राज्यसभा के अवधि की बात करें तो जो राज्यसभा होती है यह एक निरंतर चलने वाली संस्था, यानी कि यह एक अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं हो सकता। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा होती है यह एक निरंतर चलने वाली संस्था होती है, यानी कि यह एक अस्थायी संस्था होती है तथा इसका विघटन नहीं हो सकता। किंतु इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं तथा यह जो सीटें होती हैं चुनाव के द्वारा फिर से भरी जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट क्या है,
इसके बाद आप याद रखिएगा राज्यसभा की अवधि की अगर हम बात करें तो इसकी जो अवधि है वह 6 साल मानी गई है। आप याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि है 6 साल की होती है, इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम राज्यसभा के पदाधिकारी की बात करें तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन से? सभापति और उपसभापति। तो जो सभापति होते हैं ये कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तथा जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हालांकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के तौर पर निर्वाचित करती है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो राज्यसभा होती है वह अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के तौर पर निर्वाचित कर सकती है। तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है राज्यसभा से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अगर हम राज्यसभा के कार्य व शक्तियों की बात करें तो इसकी पहली शक्तियां क्या है? गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में राज्यसभा को उतनी शक्तियां प्राप्त हैं जितनी कि लोकसभा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई विधेयक गैर वित्तीय प्रकार का है तो उस संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर होती है वह दोनों समान होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा की पावर समान होती है। धन विधेयक के मामले में जो है जो पावर है वह लोकसभा की सबसे ज़्यादा होती है और राज्यसभा की जो पावर होती है वह कम होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं धन विधेयकों के मामले में 14 दिनों के भीतर जो है और राज्यसभा को विचार करके अपनी राय को लोकसभा को देना होता है, परंतु जो राय होती है वह लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं होती, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की राय को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, यानी कि जो राज्यसभा के द्वारा राय भेजी जाती है वह अबाध्यकारी होती है धन विधेयकों के संबंध में, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर हैं और संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वह लोकसभा के बराबर होती हैं और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद एक नोट आप कर लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति का जो वेतन और भत्ता होता है वह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति का जो वेतन व भत्ता होता है वह संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें पद रिक्त यहाँ पे कार्य की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप याद रखिएगा। 2 जो हैं विशिष्ट अधिकार राज्यसभा के पास होते हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं होते हैं। कौन कौन से ये 2 विशिष्ट अधिकार हैं? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित यह संकल्प 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 312 जो है 312 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो ये 2 विशिष्ट पावर हैं जो राज्यसभा के पास हैं परंतु लोकसभा के पास नहीं है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम पद रिक्तता की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के लिए दोनों लागू होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पद रिक्तता का जो प्रावधान है यहाँ पे यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए लागू होता है, तो यहाँ पे आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों को लेकर चलिएगा। तो पहले अगर हम बात करें दोहरी सदस्यता, अगर मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा के दोनों सदस्य अगर मान लीजिए उनके पास दोहरी सदस्यता होती है तो उनका जो पद होता है किस प्रकार से रिक्त हो सकता है। तो कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है? कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी जो सीट होती है वह समाप्त हो जाएगी, तो इसे आप याद रखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना होगा। सूचना न देने पर राज्यसभा में जो उसकी सीट होगी वह समाप्त हो जाएगी। दूसरा प्रावधान क्या है? अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका जो पद होता है वह रिक्त हो जाता है।
इसके बाद अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। तो ये जो कंडीशन है लोकसभा के मामले में भी और राज्यसभा सदस्यों के मामले में भी लागू होती है। इसके बाद अगर हम बात करें पद त्याग के बारे में, तो कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना जो स्थान है त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका जो स्थान होता है वह रिक्त हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर हम अनुपस्थिति की बात करें तो मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य है, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका सदन में जो पद होता है वह रिक्त घोषित हो जाता है। तो ये पद रिक्तता की इम्पॉर्टेंट कंडीशन है लोकसभा व राज्यसभा से रिलेटेड, इनको आपको याद रखना है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर जो पार्ट 7 होगा इसी से रिलेटेड, तो पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। अगर हम इसी वीडियो में लोकसभा को पढ़ते हैं तो जो वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका जो पार्ट 2 है यह हम कल अपलोड करेंगे तथा पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।